गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 साइंस चैप्टर 18 सेशन फर्स्ट। हमारा 18 चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। उससे पहले अपन देखें कि जल क्या होता है। पानी जिसको अपन सामान्यतया पानी के नाम से जाना जाता है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसका रासायनिक संगठन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और जल दिवस जो है वो सामान्यतः 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2005 से लगाकर 2015 तक का जो क्राइटेरिया या जो टाइम पीरियड था वो जल संरक्षित क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, और ऐसा एक आंकड़ा आया था कि लगभग 1 अरब व्यक्ति जो हैं उनको स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता है। तो इस आंकड़े को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 साल निश्चित किए गए थे, जो कि 22 मार्च से शुरू हुआ था 2005 से लगाकर 2015 तक। अब जल की बात करें तो सबसे पहले तो पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते। हम सुबह उठने से लगाकर रात को सोने तक दैनिक जीवन के से बहुत सारे कार्य हैं जो बिना जल के संभव नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य अपन देखें तो हम जल का उपयोग पेयजल के रूप में या पीने के लिए करते हैं। आपको अगर एक दिन पानी पीने के लिए नहीं दिया जाए तो आपकी स्थिति किस तरह से होगी, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, कुछ मेन कार्य मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं। सफाई प्रक्रिया में, यह सफाई आपके कपड़े धोने में, घर की स्वच्छता में, शौचालय में, कह सकते हैं अपन झाड़ू पोछे करने में, बर्तन साफ करने में, और बहुत सारी घर की चीजों को सफाई प्रक्रिया के दौरान जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई में पेड़ पौधों फसल जो कि अपन जिससे अपने को अनाज प्राप्त होता है और अपन भोजन के रूप में उस अनाज को और दालों को ग्रहण करते हैं, वो अपने को पेड़ पौधों से या पादपों से मिलता है। तो उन पादपों के डेवलपमेंट के लिए जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। समय समय पर निश्चित अंतराल के पश्चात फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। और उस सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल का उपयोग किया जाता है घरेलू कार्यों में। बहुत से ऐसे घर के कार्य होते हैं जिसकी कल्पना अपन बिना जल के नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भोजन निर्माण हो, भोजन का पकाना हो, चाहे दूध बनाना हो, किसी विशेष प्रकार के आयोजन पर मिठाई का निर्माण हो, भोजन संबंधी खाद्य पदार्थों के पकने संबंधी जितने भी इंटीग्रेट्स होते हैं उसमें जल जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट है आपका पेयजल के रूप में मैंने आपको डिस्कशन कर लिया था। और आप देखो मवेशियों को पिलाने में या पशु पक्षियों के पीने में, उनको नहलाने में या उनके खाद्य पदार्थ के निर्माण में जल का उपयोग किया जाता है। इनडायरेक्टली अगर अपन देखें तो भवन या औद्योगिक इकाइयां या कल कारखानों का स्थापित जो किए जाते हैं उनके निर्माण में जल का एक अहम महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही कल कारखानों में बनाए जाने वाले विशेष प्रकार के जितने भी पदार्थ है, रसायन है या जो भी अपन सामान्य वस्तुएं बना रहे हैं उन सब के निर्माण में जल जो है वो कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। तो जल जो है ये मैंने कुछ उपाय लिखे हैं। ऐसे बहुत से उपाय, आप सुबह उठ के जल की कल्पना करो तो ब्रश करना, नहाना, पीना, भोजन निर्माण करना, सफाई प्रक्रिया करना, इन सब कार्यों में रात को सोने तक हमारे जीवन में जल का महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसी प्रकार जल भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। और उसको हमें क्यों बचाना चाहिए? कहते हैं ना बार बार जल बचाना चाहिए, जल बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? तो जनरली सामान्यतः अगर अपन देखें तो पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग या 70% भाग जो माना जाता है कि जल से भरा है। इसी कारण से हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि इतना पानी है फिर भी हम कहते हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाओ। तो एक जस्ट परिकल्पना करें अपन कि जितना भी पृथ्वी पर महासागरों के या बड़े बड़े सागरों के अंदर जो जल है उसको अगर अपन एक बाल्टी भर के पानी माने तो उसमें से जो एक मग भर के पानी है वो हमारे पहुंच के साथ है, यानी कि बाकी सारा पानी जो है वो लवणीय है, खारा पानी जिसको कह सकते हैं। उस बाल्टी में से मग भर के पानी जो है वो आपका अलवणीय जल है। उसमें से भी अपन एक कटोरी भर के पानी निकाले तो वो केवल हमारे पहुंच तक है, बाकी सारा ग्लेशियर पे जमा हुआ है, ध्रुवों पर जो है वो आपका जमा हुआ है या भूमिगत जल के रूप में है। उस कटोरी भर के पानी में से केवल टीस्पून पानी जो है वो ही आपका स्वच्छ जल है और उसका उपयोग केवल अपन पेयजल के रूप में कर सकते हैं। बाकी जो है वो आपका जल संदूषित है या अपशिष्ट जल है।
अब अपशिष्ट कहाँ से हुआ जल, तो मानवीय क्रियाकलाप हो गए, औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाला रसायन हो गया, वर्षा जल भी नदी तालाबों में जाने से पहले नालियों से बहकर गुजरता है। इन सब कारणों से मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि होने से इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, जिससे मानवीय क्रियाकलाप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई है, घरों से निकलने वाला सीवर या वाहित मल भी ज्यादा है। इस कारण से दिन ब दिन हम देखें प्रतिदिन जल जो है वो क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, संदूषित होता जा रहा है, जिसका उपयोग करने से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास जल की कमी भी नहीं होवे, तो हमें उस संदूषित जल को या अपशिष्ट जल को उपचारित करना चाहिए, जिससे हम उसका वापस रीयूज कर सके, रिसाइकलिंग करके, है ना। तो इसको पढ़े उससे पहले अपन देख रहे हैं कि अपशिष्ट जल का उपचार करने का जो प्रक्रम होता है वो आपका माहित मल उपचार कहलाता है। अब उस अपशिष्ट जल में क्या क्या अशुद्धियां हो सकती है, तो कुछ इंडेक्स बनाई है मैंने आपकी। इसमें कार्बनिक अशुद्धियां जो है वो आपकी क्या हो सकती है, मानव मलमूत्र हो सकता है, वो पशु का मलमूत्र भी हो सकता है, तेल हो सकता है, यूरिया हो सकता है। अकार्बनिक अशुद्धि में आपके जितने भी लवणी है या जितने भी आपके जनरली धातुएं हैं, चाहे वो नाइट्रेट्स हो गया, अमोनियम हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, इनके जो आपके पदार्थ पाए जाते हैं या ये जो रसायन के रूप में पाया जाता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कोई अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, उसके अंदर इनकी मात्रा पाई जाती है, तो ये आपकी अकार्बनिक अशुद्धि, यानी कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बन एब्सेंट होता है। पोषक तत्व हो सकते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो अपन खाद के लिए जनरली पादपों को देते हैं, वो भी मृदा प्रदूषण करते हैं, और वर्षा जल के साथ बहते हैं तो जल प्रदूषित भी करते हैं। जीवाणु हो सकते हैं, हेजा, टाइफाइड्स के जीवाणु, हेजा का जीवाणु आप देखो तो विब्रियो कोलेरी, और टाइफाइड्स का देखो तो आपके टाइफाइसी जीवाणु जो होते हैं, ये भी बहुत सारी जल को क्या कर सकते हैं, प्रदूषित करते हैं। और अन्य सूक्ष्म जीव में अगर अपन देखें प्रोटोजोआ, जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, और ये पैचिस रोग, अमीबा या पैचिस रोग जो है, इसमें सामान्यतः दस्त लगती है, इसमें इस रोग के कारण भी या इस प्रोटोजोआ के कारण भी जल जो है वो क्या हो सकता है, प्रदूषित हो सकता है। अब इस प्रदूषित जल को शुद्ध कैसे करें, तो सामान्यतः अगर अपन देखें तो हम एक ग्लास ले लें, उसमें कंकड़ पत्थर या कपड़े के टुकड़े, घास फूस, तिनका, सूखी लकड़ियां सारा डालकर, मिट्टी डालकर उसको अच्छे से तेल डाल दें, कुछ शाही के बूंदे डाल दें, कुछ दवाई डाल दें, अच्छे से शेक करें, तो वो हमारा एक प्रदूषित अपशिष्ट जल को रिप्रेजेंट करेगा। इसको शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पहले फिल्टर पेपर से छानेंगे तो बड़ी अशुद्धियां रह जाएगी, फिर हम उसको कुछ समय के लिए उसमें वायु प्रवाहित करेंगे। आप उसमें वातन पंप ले सकते हैं, जो आपका एक्वेरियम्स होता है, उसके अंदर जो आपका एयर पंप लगा होता है, उसके द्वारा हम उसको रोटेट कर सकते हैं, या बिलोनी से रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको मिट्टी या बड़े बड़े कंकरों से धीरे धीरे गुजारें तो कुछ अशुद्धि उसके अंदर अटक जाएगी। फिर हम उसको धूप में रख सकते हैं, और उसके बाद हम उसमें कुछ विशेष प्रकार के रसायन से, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है या ओजोन है, उसको डालकर या फिटकरी डालकर हम उसको क्या कर सकते हैं, शुद्ध करके पेयजल के रूप में बना सकते हैं। ये तो हमारा छोटे लेवल पर हमने शुद्धिकरण देखा। बड़े लेवल पर जल शुद्धिकरण के लिए क्या किया जाता है, तो जिस प्रकार से जाल में बहुत सारे रेशे होते हैं, वैसे हमारे घरों में भी आप देखेंगे प्रत्येक घर का एक निश्चित सीवर होता है, यानी कि पाइप का एक जमीन के अंदर दबा हुआ जाल होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ जो है वो नालियों के अंदर छोड़े जाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सीवर कहलाता है। इसके शुद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जहाँ पे हमारा अपशिष्ट जल आ रहा है वहां पर बड़े बड़े लोहे की रोड लगाना, इस प्रकार का एक लोहे की शलाकाएं लगाना या छन्ना लगाना, जिसको अपन कह सकते हैं, जिससे क्या होगा, बड़े बड़े कचरे जो के कपड़े के टुकड़े, जूते हैं, या ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी अशुद्धियां हैं, थैलियों का कचरा है, पैकेट्स हैं कुछ विशेष प्रकार के, वो सब बॉटल्स हैं प्लास्टिक की या कांच की, उन सबको इन शलाकाओं के द्वारा वहीं पर रोक दिया जाता है, और फिर जल जो होता है वो आपका क्या होता है, आगे बढ़ता है। उस आगे बढ़ने वाले जल में ग्रील या कंकड़ या बड़ी बड़ी बालू रखी जाती है, और उसमें से उस जल को गुजारा जाता है। तो कुछ छोटी अशुद्धियां जो इस शलाका से निकल गई है, स्लिट से निकल गई है, वहां से उसको गुजारने पर जो कुछ छोटी अशुद्धियां होती है वो इस बालू या ग्रील के अंदर फंस जाती है और वहीं पर रुक जाती है। फिर उस जल को ऐसी टंकी में डाला जाता है, जो बीच में से ढलान की रखने वाला एक पेंदे वाली टंकी होती है, उसमें जाने से जितने भी मल मूत्र का कचरा होता है
या जो घुलनशील कचरा होता है जो इसके द्वारा सेपरेट नहीं होता, वो वहां पर नीचे ढलान के अंदर जमकर बैठ जाता है। उस कचरे के बाद में ऊपर से जल को अलग कर दिया जाता है विशेष प्रकार की मशीनों की सहायता से। बचा हुआ जो स्लीज से बचा हुआ जो कचरा आपके बचा है इस टंकी के ढलान में, उसको खुरच कर उसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। उसके पश्चात जो पानी निकला है उसमें अपन वायु का प्रवाह करते हैं, बड़े बड़े वायु एयर पंप के द्वारा उसमें वायु गुजारी जाती है, जिस कारण से उसमें वायवीय जीवाणु जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और वो वायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, खत्म करते हैं, चाहे वो मानव मलमूत्र हो उसको खाकर डिसोल्व करते हैं। इसलिए आपको पता होगा जीवाणुओं को जो है वो डिटर्जेंट कहा जाता है, नेचुरल डिटर्जेंट, प्राकृतिक अपमार्जक, जो कि सफाई प्रक्रिया करते हैं। उसके पश्चात जल में अगर कुछ और भी घुलनशील अशुद्धि रह गई है तो उसमें क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायनों को डालकर उसको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद जो जल है वो हमारा पेयजल के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बचा हुआ जो पदार्थ है इन सब गुजारने के पश्चात उसका उपयोग हम खाद बनाने में कर सकते हैं, जो कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि करता है। साथ ही यहाँ का जो बचा हुआ पदार्थ था जिसको अपन ने कहा था स्लीज थे, उसमें अवायवीय जीवाणु डेवलप होते हैं और एक विशेष प्रकार की गैस बनती है जिसको अपन बायोगैस कहते हैं, गोबर गैस कह सकते हैं उसको, और उसका उपयोग हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं, जो कि एक स्वच्छ ईंधन मानी जाती है। इस प्रकार से इतना करने के पश्चात हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जागरूक नागरिक होने के लिए हम किस प्रकार से इस प्रकार का सीवर हमारे घर से बाहर निकले जिसमें कम से कम मात्रा में अशुद्धि हो, ऐसा प्रयास क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं कि अच्छी गृह व्यवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाना पकाने के तेल या वसा जो है उसको हमें नाली में नहीं डालना चाहिए, उसको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। हमने घर पे भी देखा है हमारी मम्मी चाय पत्ती के टुकड़े जो है या ऑयली जितना भी ऊपर का मसाला है वो सब छान कर डस्टबिन में डालती है, उसको सिंक के अंदर नहीं जाने देती। उससे क्या होगा, वसा या वसा युक्त पदार्थ जो होते हैं वो जम जाते हैं और उस नाली के पाइप को चौक कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर सीवर बाहर नहीं निकलता है। दूसरा है कि पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधि, इन सब रसायनों को भी हमें नाली में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ये रसायन जो होते हैं वो इन वायवीय जीवाणुओं को डेवलप होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, और अगर ये वायवीय जीवाणु डेवलप नहीं होंगे तो प्रॉपर तरीके से जल का शुद्धिकरण नहीं कर सकते अपन, तो सीवर में जीवाणु उत्पन्न नहीं होंगे, वायवीय डेवलप नहीं होंगे, तो हमें आगे जाकर जल को प्रदूषित से जल को उपचारित करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका चाय पत्ती, खाद्य पदार्थ, रुई, सैनिटरी नैपकिन, कागज, कपड़े के टुकड़े, ये भी हमको सीवर में नहीं डालने चाहिए। इससे पाइप क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से सीवर अपना तंत्र काम नहीं करता। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र काम करता है, यदि किसी नस के अंदर या नर्व्स के अंदर कोई ब्लॉक आ जाता है तो हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है और मृत्यु तक हो जाती है हमारी। उसी प्रकार है ये भी, सीवर भी एक नलियों का जाल है, नालियों से बना हुआ एक जाल है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज आ जाएगा तो सीवर तंत्र है जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही 2014-2016 में जब मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक मिशन चलाया था, उसमें उन्होंने इसी प्रकार से नागरिकों को जागरूक किया था कि किस प्रकार से, जिस प्रकार हम हमारे घर के अंदर की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। और यह मिशन काफी अच्छा सक्सेसफुली रहा और व्यक्तियों में, बहुत सारे लोगों में, नागरिकों में, बहुत सारे लोगों में जागरूकता आई है। आप देखते हैं आजकल लोग कचरे को अपने पॉकेट में रखना पसंद करते हैं और डस्टबिन मिलता है वहां पर जाकर डालते हैं। इधर उधर कूड़ा करकट फैलाना नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो क्या रहे, स्वच्छ रहे। अब स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, तो जब अपन स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बीमारियां मैंने आपके यहाँ लिखी है, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पैचिस, ये सारी संदूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं और इसमें कितनी बार इतना ज्यादा शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इन सब बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए हमें भी हमारे घर के आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता रखनी चाहिए। जो कचरा है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालना चाहिए। आपको पता होगा डस्टबिन भी अलग अलग कलर के, अलग अलग कचरे के हिसाब से रखे जाते हैं।
नीला डस्टबिन जो है उसमें सारा जैविक कचरा डाला जाता है जो कि अपघटित हो जाता है। फल सब्जियों के छिलके हैं या कोई खाद्य वस्तु है या कॉटन के कपड़े हैं या पेड़ पौधों की डालियां, टहनियां, फूल, इनका कचरा जो है वो जनरली ग्रीन डस्टबिन में डाला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे रेड डस्टबिन जो होता है वो हॉस्पिटल से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, संक्रामक जो भी अपशिष्ट कह सकते हैं, वो डाला जाता है। ब्लैक डस्टबिन जो होता है उसमें आपके बैटरी या रसायन या औषधियां, इससे रिलेटेड कचरा जो है वो आपका डाला जाता है। और नीला जो होता है उसमें आपके प्लास्टिक और कांच, इस प्रकार का जो कचरा अपघटित नहीं होता है उसको हमें डालना चाहिए। तो हमें भी सरकार की योजनाओं के अनुसार उनका क्रियान्वयन करने में सरकार की भागीदारी रखनी चाहिए। अगर हम अपने आप को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हमारे परिवार को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हम हमारे घर की सफाई रखते हैं। उसी प्रकार अगर हमें हमारे मोहल्ले को स्वच्छ रखना है तो घर के आसपास भी सफाई रखनी है। इस प्रकार से एक लिंक जुड़ेगा, पहले घर, फिर मोहल्ला, फिर कस्बा, फिर शहर, फिर राज्य और फिर आपका देश भी क्या होगा, स्वच्छ भारत अभियान के मिशन के तहत हर व्यक्ति अगर जागरूक होगा तो हम स्वच्छ रह सकते हैं। और हम अगर स्वच्छता रखते हैं तो हम बीमारियों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो आज के सेशंस में हमने अपशिष्ट पदार्थों के उपचार के लिए अपशिष्ट जल को किस प्रकार से हम शुद्ध कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशंस किया। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस स्वच्छता को थोड़ा सा सीरियसली लें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करें। घर का कचरा रोड पे नहीं डाले, उसको प्रॉपर तरीके से जहां पर सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है वहां पर ही उसको डाला जाए। आज के सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में अपन नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।